हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आशा एजुकेशन। आज हम करेंगे 10वीं क्लास की हिंदी की किताब कृतिका का सेकंड चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर क्या हैं और इसका जो सारांश था वो हमने आपको करवा दिया था। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। आंसर होगा, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को एक अद्भुत जादुई संसार जैसा लग रहा था। उस दृश्य ने उसके मन को इस तरह आकर्षित और बांध लिया था कि वह पूरी तरह सम्मोहित सी हो गई थी। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह किसी स्वप्न लोक में पहुंच गई हो, जहां चारों ओर फैली रोशनी और प्राकृतिक सौंदर्य उसे अपनी ओर खींच रहे हों। इस मनमोहक वातावरण ने लेखिका के भीतर गहरी शांति, आनंद और एक अलौकिक अनुभव का भाव भर दिया, जिससे वह उस दृश्य में पूरी तरह खो गई थी। आपका अगला प्रश्न है, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। आंसर होगा, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ के लोग बहुत मेहनती, ईमानदार और आत्मसम्मान से जीवन जीने वाले हैं। वे कठिन परिस्थितियों और पहाड़ी जीवन के बावजूद लगातार परिश्रम करते रहते हैं। लेखिका ने देखा कि वहाँ के सामान्य लोग भी अपने काम को पूरे गर्व और लगन के साथ करते हैं। उनकी मेहनत, सादगी और संतोषपूर्ण जीवन उन्हें किसी बादशाह से कम नहीं बनाता। तो इसी कारण गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया। फिर आपका अगला प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। आंसर होगा, श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाती हैं। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा की शांति के लिए नगर से बाहर किसी वीरान स्थान पर मंत्र लिखी 108 पताकाएं फहराई जाती हैं। इनको उतारा नहीं जाता, तो ये जो पताकाएं हैं वो धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। और जो रंगीन पताकाएं हैं वो कब फहराई जाती हैं, तो रंगीन पताकाएं शुभ अवसरों, धार्मिक उत्सवों तथा खुशियों के प्रतीक के रूप में फहराई जाती हैं। इन पताकाओं पर धार्मिक मंत्र लिखे होते हैं, तो लोगों का विश्वास है कि हवा के साथ ये मंत्र चारों ओर फैलकर वातावरण में शांति और मंगल का संदेश पहुंचाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, लिखिए। तो आंसर होगा, जितेन ने लेखिका को एक अच्छे गाइड की तरह सिक्किम की मनोहारी प्राकृतिक छटा, सिक्किम की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के जनजीवन की जानकारियाँ इस प्रकार दी। पहला, सिक्किम में गंगटोक से लेकर युमथांग तक तरह तरह के फूल हैं, फूलों से लदी वादियाँ हैं। नंबर 2, शांत और अहिंसा के मंत्र लिखी ये श्वेत पताकाएं जब यहाँ किसी बुद्ध के अनुयायी की मृत्यु होती है तो लगाई जाती हैं, तो ये 108 होती हैं। रंगीन पताकाएं किसी नए कार्य के शुरू होने पर लगाई जाती हैं। कवि लॉन्ग स्टॉक, यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक, तो यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। उसने बताया कि ये धर्म चक्र है, अर्थात प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से क्या होता है, सारे पाप धुल जाते हैं। जब इसको घुमाते हैं तो सारे पाप धुल जाते हैं। उसने और बताया कि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी चिकना चर्बीला आदमी नहीं मिलता है। नार्गे ने उत्साहित होकर कटाव के बारे में बताया कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। युमथांग की घाटियों के बारे में बताया कि बस 15 दिनों में ही देखिएगा, पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। फिर है आपका अगला प्रश्न, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। आंसर होगा, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए प्रार्थना चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी इसलिए दिखाई दी क्योंकि वहाँ के लोगों की धार्मिक आस्था, श्रद्धा, शांति और आध्यात्मिक भावनाएं भारत के अन्य भागों के लोगों जैसी ही थी। तो लेखिका ने अनुभव किया कि चाहे भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज या स्थान अलग हों, लेकिन लोगों के मन में ईश्वर के प्रति विश्वास, भक्ति और मानवता की भावना समान है। तो कोई अंतर नहीं है, ईश्वर के प्रति विश्वास, भक्ति और मानवता की भावना सब में समान है।
यही एकता भारतीय संस्कृति की पहचान है। तो चाहे भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज, स्थान सब चीज़ें अलग हों, लेकिन मन में ईश्वर के प्रति जो आस्था होती है वो पूरे भारत में एक समान है। तो यही भारतीय संस्कृति की पहचान है। तो लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी ही दिखाई दी। आपका अगला प्रश्न है, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। आंसर होगा, जितेन नार्गे लेखिका का ड्राइवर कम गाइड था। वह नेपाल से कुछ दिन पहले आया था, जिससे नेपाल और सिक्किम की अच्छी जानकारी थी, क्षेत्र से सुपरिचित था। तो वो नेपाल से अभी आया था कुछ दिन पहले, तो उसको नेपाल के बारे में और सिक्किम के बारे में अच्छे से पता था, वहाँ की जगहों से वो अच्छी तरह परिचित था। तो वह ड्राइवर के साथ साथ गाइड का काम कर रहा था। उसमें प्रायः गाइड के वे सभी गुण विद्यमान थे जो अपेक्षित होते हैं। तो उसमें गाइड के वो सभी गुण विद्यमान थे जो गाइड में चाहिए होते हैं। जैसे कि एक कुशल गाइड में उस स्थान की भौगोलिक, प्राकृतिक और सामाजिक जानकारी होनी चाहिए। वह नार्गे में सम्यक रूप से थी। फिर गाइड के साथ साथ नार्गे ड्राइवर भी था। जितेन नार्गे जो था वो ड्राइवर भी था, अतः कहाँ रुकना है यह निर्णय वह स्वयं ही करने में समर्थ था। उसे कुछ सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो गाइड में सैलानियों को प्रभावित करने की रोचक शैली होनी चाहिए, जो उसमें थी। वह अपनी वाक्पटुता से लेखिका को प्रभावित करता था। जैसे, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। एक सहयोग गाइड क्षेत्र के जनजीवन की गतिविधियों की भी जानकारी रखता है और संवेदनशील भी होता है। ये सारे गुण जितेन में थे। वह पर्यटकों में इतना घुल मिल जाता है कि स्वयं गाने के साथ नाच उठता है और सैलानी भी नाच उठते हैं। इस तरह आत्मीय संबंध बना लेता है। कुशल गाइड जो होता है, वाक्पटु होता है, वह अपनी वाक्पटुता से पर्यटन स्थलों के प्रति जिज्ञासा बनाए रखता है। पताकाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देकर नार्गे उस स्थान के महत्व को बढ़ा देता है। तो अपनी वाक्पटुता से वो पर्यटक स्थल जो थे उनके बारे में इतने रोचक ढंग से बताता है कि उनको जिज्ञासा होती है उनको देखने के लिए। तो हम कह सकते हैं जो एक कुशल गाइड होता है वो सारे गुण जितेन नार्गे में थे। तो जो जितेन नार्गे में एक गाइड के गुण थे, वही गुण जो गाइड होते हैं उनमें होने चाहिए। एक कुशल गाइड में बहुत सारे गुण होने चाहिए जो कि जितेन नार्गे में पहले से ही थे। आपका अगला प्रश्न है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। आंसर होगा, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते हुए रूप को देखा। जो जो ऊंचाई पर चढ़ते जाएं, हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ विशाल पर्वतों में बदलने लगती हैं। घाटियाँ गहराती गहराती पाताल नापने लगती हैं। वादियाँ चौड़ी होने लगती हैं, जिनके बीच रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखरी नजर आती है। जलप्रपात जलधारा बनकर पत्थरों के बीच बलखाती सी निकलती है तो मन को मोह लेती है। हिमालय कहीं हरियाली के कारण चटक हरे रंग की मोटी चादर सा नजर आता है, कहीं पीलापन लिए नजर आता है। तो कहीं हरा नज़र आता है तो कहीं पीलापन लिए नज़र आता है। कहीं ऐसा लगता है प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला हो गया हो, तो कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला नज़र आता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। आंसर होगा, लेखिका प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर एकदम मौन, किसी ऋषि की तरह शांत होकर वह सारे परिदृश्य को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। वह रोमांचित थी, पुलकित थी। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका के मन में गहरा आश्चर्य, आनंद, शांति और श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, दूर तक फैली घाटियाँ, झरनों की कलकल ध्वनि, बादलों से घिरा आकाश और चारों ओर फैली हरियाली को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाती है। प्रकृति का यह अद्भुत और विशाल रूप उन्हें किसी अलौकिक संसार जैसा प्रतीत होता है। इस दृश्य को देखकर लेखिका को अनुभव होता है कि मनुष्य प्रकृति के सामने बहुत छोटा है, तुच्छ है। प्रकृति की विशालता के आगे मनुष्य का अहंकार, उसकी शक्ति और उसका अस्तित्व नगण्य है, ना के बराबर है।
उनके मन में विनम्रता और आध्यात्मिकता का भाव जाग उठता है। तो प्रकृति की सुंदरता उन्हें भीतर से शांति और सुख का अनुभव कराती है। उन्हें ऐसा लगता है मानो प्रकृति मनुष्य को प्रेम, धैर्य, सहनशीलता और सरलता का संदेश दे रही हो। तो इस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका पूरी तरह भाव विभोर हो जाती है। उनके मन में प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान उत्पन्न हो जाता है। इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तो आप इतने प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।